हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेंगुली। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो में सभी वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में आ चुके हैं कई बार, या फिर जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। वॉट इज स्ट्रेंथ एंड वॉट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो इस आंसर में हमें स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ का सिंपल सा मीनिंग होता है जब भी आप किसी जगह पर फोर्स एक्सर्ट करते हो, कभी भी आप ताकत लगाते हो किसी चीज को पुल करने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, किसी चीज को फेंकने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं उसको स्ट्रेंथ। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। स्ट्रेंथ के दो टाइप होते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ के भी हमें अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम इन सभी चीजों को देख लेते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन दो लिखी है यहाँ पे, इनको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप चाहें तो उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन पी में अगर आप ऐसी डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं तो उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एक और चीज, यहाँ पे मैंने नीचे भी कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, क्योंकि ये भी उठ के आया पूछा जा सकता है कि अब सिर्फ आप डायनेमिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करो या फिर सिर्फ आप स्टैटिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे मैं इनको एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब भी आप ताकत तो लगा रहे हो लेकिन वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप वॉल को पुश कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी हमें वर्क होते हुए नहीं दिख रहा है, आप एकदम स्टैटिक हो, लेकिन वहां पे आप ताकत लगा रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और डायनेमिक स्ट्रेंथ मतलब जहां पे हमें मूवमेंट और वर्क डन देखने को मिल जाता है। इसके तीन टाइप होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके से इनको हम यूज करते हैं। इसको हम आगे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ। या फिर इसमें से एक भी आपको पूछा जा सकता है कि सिर्फ मैक्सिमम को एक्सप्लेन कर दो, सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दो। सबसे ज्यादा आने की चांसेस मेरे हिसाब से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की है, क्योंकि पास्ट में भी आ चुका है। एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब आप अपने एक सिंगल एफर्ट में पूरी ताकत लगाते हो किसी चीज को फेंकने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पे इस पूरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन एकदम डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। वेट लिफ्टिंग में, शॉर्ट पुट में, हैमर थ्रो में, इन सब जगहों पे हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। अब इन स्पोर्ट्स में हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का भी कई जगहों पे यूज कर रहे होते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब भी आप किसी मूवमेंट को स्ट्रेंथ के साथ साथ फुल स्पीड में करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। कबड्डी में कई जगहों पे हम स्पीड से जब स्ट्रेंथ लगाते हैं, धक्का देते हैं या फिर भागते हैं, तो इसमें हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज कर रहे होते हैं। ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स में जहाँ पे हमें जंप करना पड़ता है, जैसे मैंने कबड्डी का एग्जांपल दिया, हाई जंप करना पड़ता है, हमें लॉन्ग जंप जहाँ पे करना पड़ता है, लॉन्ग जंप और हाई जंप स्पेसिफिक स्पोर्ट में इनका यूज होता है। स्प्रिंट्स में इनका यूज होता है जब हम शॉर्ट स्प्रिंट्स की बात कर रहे हैं। थ्रोइंग के जितने भी स्पोर्ट्स है उनमें इसका यूज होता है। तो ये होता है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसके बाद लास्ट हमारा आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारा स्ट्रेंथ और स्पीड का एक कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हमारा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें बेसिकली आप जब फटीग की कंडीशन में और स्ट्रेंथ लगा रहे होते हो, आप बहुत देर तक दौड़ चुके हो लेकिन अभी भी आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे वहां पे यूज होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस वाले स्पोर्ट्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का यूज कर रहे होते हैं। फटीग की कंडीशन में हम और एक्सर्ट कर रहे होते हैं प्रेशर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए हमें 3 मेथड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक, फिर आइसोटोनिक और उसके बाद आइसोकाइनेटिक। एक एक करके तीनों का डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, स्टैटिक एक्सरसाइजेस। जब भी हम फोर्स तो एक्सर्ट कर रहे हैं लेकिन वहां पे कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें मूवमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो हमारी मसल्स की लेंथ है वो चेंज नहीं होती, ना तो शॉर्ट होती है ना तो लेंथन होती है, लेकिन वहां पे हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम प्लैंक करते हैं, हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकत लगती है लेकिन कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके और भी अगर हम स्पोर्ट्स एग्जांपल लें तो आर्चरी में जब हम खींच के रखे हुए हैं, या फिर वेट लिफ्टिंग में जब हम किसी स्टैटिक पोजीशन में। एक और चीज याद रखिएगा, भले यहाँ पे वेट लिफ्टिंग इसका एग्जांपल है लेकिन ये हमें आइसोटोनिक में भी देखने को मिल सकता है। अलग अलग फेजेस में, जब हम स्टैटिक फेज में तब हमें ये देखने को मिलेगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जब हम मूवमेंट वाले फेज में तो हमें आइसोटोनिक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। और एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल, या फिर जब हम टग ऑफ वॉल में खींच रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सारे हमारे आइसोमेट्रिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने चैप्टर एक भी बार नहीं पढ़ा या फिर बिल्कुल भी याद नहीं है, तो आप पॉज करके इसको एक बार पूरा पढ़ सकते हैं।
अगला हमारा आता है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, यानी कि अब हम बात करें मूवमेंट से रिलेटेड, तो जब भी मूवमेंट होगा तो या तो हमारी मसल्स शॉर्टेन होंगी या लेंथन होगी। तो मसल में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, बॉडी में हमें क्लियर मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मसल्स इधर शॉर्टेन्स और लेंथन्स ड्यूरिंग द एक्शन। अब इसका एक सब क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ये पास्ट में आ भी चुका है। तो दो टाइप्स होते हैं भाई आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में। सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और दूसरा आता है इसेंट्रिक मूवमेंट। कॉन्सेंट्रिक मतलब जब भी हम फॉर एग्जांपल डंबल को अगर उठा रहे हैं, किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। जब हम नीचे की तरफ कर रहे हैं तो इसेंट्रिक मूवमेंट। नीचे की तरफ हम जब करेंगे इसेंट्रिक मूवमेंट में जो हमारी मसल्स है वो लेंथन होगी, कॉन्सेंट्रिक में शॉर्टन होगी। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हमारा तीसरा आता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। इसमें थोड़ा सा अलग है। आइसोकाइनेटिक में बेसिकली क्या होता है, किसी भी जॉइंट का कंप्लीट मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जब हम स्विमिंग करें तो हमारा आर्म पूरी तरीके से रोटेट होगा, हम साइकिलिंग करें तो हमारा जो जॉइंट है नी का वो पूरी तरीके से रोटेट होगा। तो ये है हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ऊपर एक डेफिनेशन लिखेंगे। एंड्योरेंस का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी आपके मूवमेंट को सस्टेन करना, यानी कि आप कोई भी एक काम कर रहे हो तो उसको कितनी देर तक आप कर सकते हो, वो हमारा एंड्योरेंस में आता है। तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिजल्ट ऑफ अ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सस्टेन मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि भाई आप कितने रेपिटेशन किसी एक चीज के कर सकते हो। अगर आप सिटअप्स लगा रहे हो तो कितने रेपिटेशन आप उसके मार सकते हो, ये आपकी एंड्योरेंस को बताएगा। इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, यानी कि आप कितनी देर तक इस मूवमेंट को कर सकते हो। अब इसका आपने पहले ऊपर डेफिनेशन लिखी, नीचे आपने एक एग्जांपल यहाँ पे सिटअप्स वाला दे दिया, तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिफाइन मेथड्स, तो आपको तीनों का नाम लिखना होगा, मेंशन करने को आएगा, या फिर डिफाइन करने को आएगा, या फिर ज्यादातर पर्टिकुलर एक का लिखने को आ जाता है, जिसमें से पार्टलेक ट्रेनिंग मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम तीनों का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड आता है। ब्रीफ में आपको इसको फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे ही मेथड हमारे एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए रहेंगे। कंटिन्यूअस नाम से ही समझ में आ रहा है, हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं बीच में, कंटिन्यूअसली हम एक्सरसाइज करेंगे विदाउट एनी ब्रेक। तो ऑब्वियसली जब हम ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करेंगे तो जो इंटेंसिटी हमारे वर्कआउट की रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल है क्रॉस कंट्री रेस, आप याद रखिएगा इस नाम को। यहाँ पे अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो 140 से 160 बीट्स पर मिनट के अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है। मिनिमम हमें 30 मिनट्स का वर्कआउट इसके लिए चाहिए। इससे ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो इंडिविजुअल है उसकी फिटनेस कितनी ज्यादा है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड हो गया। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हार्ट और लंग्स दोनों को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे फटीक तक लेके जा रहे हैं खुद को। इसके बाद फटीक तक जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिटर्मिनेशन हमें चाहिए होगी, हमें डिसिप्लिन चाहिए होगा, विल पावर चाहिए होगी। इन सभी चीजों को इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा। अगला हमारा आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरवल, यानी कि हम एक स्पीडी वर्कआउट करेंगे, एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, इंटरवल लेंगे, फिर से वापस से वर्क करेंगे, फिर से ब्रेक लेंगे। इस तरीके से हम एफर्ट एंड रिकवरी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। स्पीडी वर्कआउट के बाद एक रिकवरी पीरियड देंगे। अब रिकवरी पीरियड कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी रहेगी, ये हम जनरली डिसाइड कर सकते हैं फिटनेस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हमें लिखना होगा। जब भी आप बड़े मार्क्स के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए आंसर लिखेंगे तो हमेशा आपको एक्सप्लेन करते हुए पहले डेफिनेशन देनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, नीचे एक एग्जांपल देना है। तो यहाँ पे फॉर एन एथलीट ऑफ 400 मीटर रेस, इसके लिए हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किस तरीके से हो सकता है कि 80% स्पीड में 400 मीटर रेस दौड़ेगा, उसके बाद फिर से रेस्ट लेगा जब तक इसकी जो हार्ट रेट है वो थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती, 120-140 के आसपास नहीं आ जाती। जैसे ही आएगी फिर से भागना चालू करेगा, 80% स्पीड में 400 मीटर दौड़ेगा। अब कितनी बार दौड़ेगा ये एडजस्ट वो कर सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक करना है, हम शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज होता है कि जब इंटरवल लेंगे तब कोच इसको बता सकता है भाई कि आपको क्या क्या एडजस्ट करने की जरूरत है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल डाला हूँ, एडवांटेजेस डाला हूँ। एडवांटेजेस मैं ज्यादा नहीं डाला हूँ लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपको बन रहा हो खुद से तो खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर बुक में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। लास्ट वाला आता है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है। सबसे पहले तो एंड्योरेंस में हेल्प करेगा। अब ये एक मिक्सचर है, एक ब्लेंड, एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के बीच में एक मिक्स्ड टाइप का ट्रेनिंग मेथड है।
इसमें हम पेस या स्पीड या फिर किसी भी चीज को प्री प्लान नहीं रखते हैं। हमने पूरा एक डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया है, उसके बीच में हमें बीच में जॉग भी करना पड़ेगा, क्लाइंब करना पड़ सकता है, बहुत स्पीड में रन करना पड़ सकता है, वॉक करना पड़ सकता है, हर चीज बीच में इन्वॉल्व रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी आपको बनाना देख लीजिए एक बार, इसको बनाना पड़ेगा अगर आप हाई मार्क्स के लिए इसको लिखेंगे। हमारी जो हार्ट बीट है वो अराउंड 140 से 180 के बीच में रहेगी। यहाँ पे हमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही वर्कआउट देखने को मिलता है। बेसिकली कई जगहों पे आप धीरे धीरे जॉग कर रहे होगे तो वहां पे आप एरोबिक वर्कआउट कर रहे होगे, कई जगहों पे आप बहुत पेस से स्प्रिंट कर रहे होगे तो वहां पे एनारोबिक वर्कआउट कर रहे होगे। तो इसका एडवांटेजेस हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। एक और चीज, 45 मिनट मिनिमम इसमें लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग इसको एक साथ कर सकते हैं परफॉर्म, और दूसरी बात यहाँ पे हमें एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस दोनों ही इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी, दोनों को ये इन्वॉल्व करता है। बेसिकली दोनों का ये एक ब्लेंड है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आप मन से सोच के भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसे ट्रैक पे कर रहे हैं जहाँ पे बीच में नेचर भी होगा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेश माहौल हमें देखने को मिलेगा, नई चीज देखने को मिलेगी। डिसएडवांटेजेस आप मन से लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमें पूरा एक ऐसा ट्रैक चाहिए, पूरी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम इतनी सारी चीजें कर सकें। तो बहुत सारी एडवांटेजेस आप मन से सोच के भी लिख सकते हो। एक छोटा सा टास्क मैंने आपके लिए छोड़ा है भाई, कि जितने भी डिसएडवांटेजेस है वो आप मन से खुद से सोचिए और कमेंट में लिखिए। अगर आपको नहीं बनते तो कमेंट में भी आपको आंसर मिल जाएंगे, वरना बुक तो आपके पास है ही। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड की डेफिनेशन। स्पीड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप किसी भी मूवमेंट को, अपनी बॉडी के मूवमेंट को या फिर सिमिलर मूवमेंट्स को कितनी फास्ट रेट में परफॉर्म कर सकते हो, वो हमारा स्पीड होता है। डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब स्पीड के हम टाइप्स को देख लेते हैं। यहाँ पे फटाक से मैं शॉर्ट में इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहला आता है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी मतलब किसी भी सिग्नल को आप कितने जल्दी रिएक्ट करते हो। अब इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, यानी कि आपको सिग्नल पहले से पता है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला 1 का ड्राइवर है, उसको ग्रीन सिग्नल मिला तो कितने जल्दी रिएक्ट करेगा अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर गाड़ी को चलाने के लिए, वो हो गया उसका सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी का मतलब आपको सिग्नल नहीं पता है, आप खड़े हो, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन एकदम से कुछ हुआ और आपने उसको रिएक्ट किया, तो ये आपकी हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, जहां पे सिग्नल अननोन था। अगला आता है एक्सेलरेशन एबिलिटी, यानी कि आप अपनी फास्टेस्ट स्पीड पर स्टेशनरी पोजीशन से या फिर स्लो पोजीशन से कितने जल्दी पहुंच सकते हो। तो ये 100 मीटर 200 मीटर रेसेस में हमें काम आएगा, जहाँ पे एकदम से स्टेशनरी पोजीशन से फुल स्पीड में हमें पहुंचना होता है। मूवमेंट स्पीड मतलब यानी कि आप किसी एक मूवमेंट को कितने फास्ट स्पीड में परफॉर्म कर सकते हो। बॉक्सिंग में, रेसलिंग में आपको मूवमेंट परफॉर्म करना होता है, तो वो उसमें काम आता है। अगला आता है लोकोमोटर एबिलिटी, यानी कि अपनी स्पीड को, हाई स्पीड को आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। 200 मीटर 100 मीटर में ये आपको काम आएगा कि आप एक्सेलरेशन एबिलिटी का यूज किया, उसके बाद आप कितनी देर तक उस स्पीड को होल्ड कर सकते हो। और लास्ट आता है स्पीड एंड्योरेंस, यानी कि फटीग की कंडीशन में आप अपने हाई स्पीड मूवमेंट कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, वो स्पीड एंड्योरेंस आपकी डिफाइन करेगी। यानी कि आप थक चुके हो लेकिन आप एकदम से तेज दौड़ना है, तो वो आपका स्पीड एंड्योरेंस में आ गया। तो ये हमारे सारे टाइप्स हो गए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा कि किसी भी एक जॉइंट में कितना रेंज ऑफ मूवमेंट है। आपका कोई भी एक जॉइंट है तो कितना मूवमेंट वहां पे मिल रहा है, वो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी की भी हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसको हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो अगले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है जब भी आप कोई स्ट्रेच कर रहे हो, आप कोई लॉन्ग रेंज मूवमेंट कर रहे हो किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आपके साथ एक पार्टनर खड़ा हुआ है जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी अटेन करने में हेल्प कर रहा है, तो वो हो गया हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। या फिर कोई मशीन में आप करो तो उसमें भी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हम बोलेंगे। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है जब आप बिना किसी के स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वो हमारा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आ गया। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक्टिव में आप एक्सटर्नल सपोर्ट ले रहे हो, पैसिव में आप एक्सटर्नल सपोर्ट ले रहे हो, एक्टिव में आप एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं ले रहे हो। एक्टिव के भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब समझ ही गए होंगे आप अभी तक। स्टैटिक मतलब जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप किसी होल्ड कर रहे हो किसी पोजीशन में, आप किसी स्पोर्ट्स की किसी पोजीशन को होल्ड करे हुए हो, तो वहां पे हमें एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का यूज होगा। कई स्पोर्ट में हमें देखने को मिल जाता है। और डायनेमिक यानी कि जब भी आप मूवमेंट वहां पे कर रहे होगे फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप। तो ये हो गया हमारे दोनों डिफरेंसेस। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स।
लेकिन इसका आंसर देखने के पहले एक छोटा सा आपको मेरा काम करना पड़ेगा, वो है पहले तो इस वीडियो को पॉज करके लाइक करना पड़ेगा ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन वीडियोज़ के बाद, इसलिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जब भी आप किसी स्पोर्ट में, लेट्स से वॉलीबॉल में, टेबल टेनिस में आप स्मैश मार रहे हो, तो आप वहाँ पे बॉल की हाइट के हिसाब से एडजस्ट करोगे, आप कोऑर्डिनेशन का यूज़ करोगे, आप अपने मोटर कंट्रोल का यूज़ करोगे, आप पूरा एडजस्ट वहाँ पे करोगे कितना मुझे जंप लेना है, कितना मुझे हैंड मूवमेंट किस तरीके से करना है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो ये हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पोर्ट में। तो हमें जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमें अच्छी देखने को मिलती है। वो उनका मोटर कंट्रोल और उनका कितना कंट्रोल है उनकी बॉडी में, कितना अच्छे से वो एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये पूरा दिखाता है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। आप एक डेफिनेशन को इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। 7 टाइप्स हमें इसके देखने को मिलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली ही आते हैं, तो एटलीस्ट आप इनके नाम पढ़ लीजिए, आपको थोड़े से नाम याद रहें। बाकी डेफिनेशन में एकदम घुसने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।